तो समझ लिया, पर क्या हेयर ग्रोथ पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? उन ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आपके लिए बेस्ट कौन सा है? कौन सी बीमारी में कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज़ करना चाहिए? और आपको एक्चुअली कब जाके डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट को या डॉक्टर को दिखाना है? हाय, मैं हूँ डॉक्टर पूजा गुप्ता, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन केयर क्लिनिक भोपाल से। और ये वीडियो है हेयर ग्रोथ के बारे में, आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। सो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको हमेशा मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हेयर लॉस में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर भी टैब में छोड़ दूँगी। आप जाके उसमें से समझ सकते हैं कि एक्चुअली हेयर लॉस कैसे होता है और क्यों होता है। हेयर ग्रोथ की जो ट्रीटमेंट है उसको मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूँगी और पॉइंट वाइज लूँगी। जो पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है टैबलेट्स के फॉर्म में, यानी कि मल्टीविटामिन्स। क्या क्या ले सकते हैं? देखिए, मल्टीविटामिन का बेसिकली हेयर फॉल से रिलेशन है, पर ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेल। एक तो विटामिन की डेफिशिएंसी, जिसमें बायोटिन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बायोटिन के डिस्कस करने के लिए एक अलग से वीडियो चाहिए, बट हाँ, डेफिनेटली फीमेल्स में या टेलोजेनिक फ्लूवियम के केसेस में बायोटिन काफ़ी अच्छा हेल्प वर्क करता है। मेल यानी कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में इनिशियल की कुछ महीनों में या बीच में आप सप्लीमेंटल थेरेपी की तरह बायोटिन ले सकते हैं, बट ये मेन थेरेपी की तरह, या आप ये सोचें कि सिर्फ बायोटिन लेकर आपका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया रिवर्स हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट अ सप्लीमेंट्री मेडिकल थेरेपी इन मेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन, विटामिन डी और फॉलिक एसिड, ये चारों चीज़ें फीमेल्स में क्योंकि ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है पोस्ट प्रेगनेंसी मेनोपॉज के टाइम पे, और फीमेल्स में ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, इसलिए फीमेल्स में इसका सप्लीमेंट ज़्यादा दिया जाता है। इसको बढ़ाने के लिए आप बेसिकली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, डेली ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल पे भी एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉपर डाइट में क्या क्या लेना चाहिए वो भी बताया हुआ है। अगर फीमेल्स में आयरन की डेफिशिएंसी काफ़ी प्रॉब्लम करती है आपको, तो आप एल्युमिनियम की कढ़ाई या नॉन स्टिक की कढ़ाई के बजाय लोहे की कढ़ाई यूज़ करिए। जामुन जैसे फल हैं, टर्निप है, शलजम जिसको बोलते हैं, या पालक है, इनका सेवन ज़्यादा करिए क्योंकि इसमें आयरन बहुत होता है। कोशिश करिए अगर पॉसिबल है तो डेली एक अनार, या हफ्ते में कम से कम 3 या 4 दिन आप एक अनार भी ले लेंगे तो आपकी आयरन डेफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाएगी। मेल्स और फीमेल्स में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बेसिकली हार्मोन्स की वजह से होता है, इसलिए हार्मोन ब्लॉकर देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेल्स में जो दिया जाता है उसको कहते हैं फिनेस्ट्राइड। ये 1 और 5 mg का आता है, और अगर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की शुरुआत हो गई है तो फिनेस्ट्राइड का देना ज़रूरी हो जाता है। पर कब देना है, कितने महीनों के लिए देना है, इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या आपकी शादी होने वाली है तो फिनेस्ट्राइड को अवॉइड करें तो ही बेटर है। फीमेल्स में 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फिनेस्ट्राइड 5 mg भी अवेलेबल होता है और एल्डेक्टोन यानी कि स्पाइरोनोलैक्टोन भी अवेलेबल होता है। दोनों में से कौन सा देना है, किस डोज में देना है, कौन सा वर्क करेगा, आपकी एज क्या है, आपकी फैमिली प्लानिंग क्या है, शादी का कब प्रपोज्ड है, आप मीनोपॉज के अराउंड हैं या नहीं हैं, इन सारी बातों पर डिपेंड करता है। तीसरा कंपोनेंट जो आता है वो होता है मिनॉक्सिडिल। हर कोई जानता है, ये वेरियस कॉम्पोजिशंस में आता है, 2%, 3%, 5% और 10%। एक बात ये प्लीज़ याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा मिनॉक्सिडिल परसेंटेज वाला यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा जल्दी हेयर फॉल इफेक्ट हो जाएगा या ज़्यादा वर्क करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है आप 5% के बजाय 10% यूज़ करिए। 10% से इरिटेशन ज़्यादा होता है। अदरवाइज समझने के लिए है कि मिनॉक्सिडिल को बेसिकली वेसोडाइलेटर की तरह यूज़ किया जाता है। वो बाल की जड़ों में जो ब्लड वेसल्स आते हैं उनका पेनिट्रेशन बढ़ाता है, नए ब्लड वेसल्स बनाता है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी में है वो आपके बाल की जड़ पे ज़्यादा पहुँचते हैं। मेल्स में यूजुअली 5%, फीमेल्स में यूजुअली 2% दिया जाता है। पर ये बात याद रखिए कि मिनॉक्सिडिल हार्मोन ब्लॉकर नहीं है, इसलिए मिनॉक्सिडिल के साथ फिनेस्ट्राइड को भी कंबाइन करके, यानी कि मिनॉक्सिडिल 5% प्लस फिनेस्ट्राइड के कॉम्पोजिशन वाले बहुत सारे लोशंस भी आते हैं। ये डेफिनेटली ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं इन कंपैरिजन टू प्लेन मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल की साइड इफ़ेक्ट में एक तो हेडेक आता है जो बहुत लोगों को हो सकता है, दूसरा एलर्जी, इचिंग या डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यह अल्कोहल बेस में होता है।
हेयर फॉल रुकने में 1.5 to 2 मंथ्स लग जाते हैं, हेयर ग्रोथ स्टार्ट होने में 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं। इसलिए जब भी आप मिनॉक्सिडिल स्टार्ट कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। कम से कम 6 से 9 महीने आपको इसको लगाना ही पड़ेगा टू गेट गुड रिजल्ट्स। आजकल मार्केट में बहुत सारे हेयर ग्रोथ स्टिमुलेटर्स आ गए हैं। इसमें प्रोकेपेक्सिल भी आता है, बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस भी आ गए हैं। कुछ इसमें से वर्क करते हैं, कुछ इसमें से नहीं वर्क करते, और इनका प्राइस रेंज जो है वो बहुत वेरी करता है। कुछ इतने चीप होते हैं और कुछ इतने कॉस्टली होते हैं, लाइक 1200-1500, पर इसमें कोई कोई कॉम्पोनेंट ही है जो एक्चुअली वर्क करता है। टेलोजेन एफ्लूवियम में, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में, डैंड्रफ की वजह से, सोराइसिस की वजह से जो हेयर लॉस हो रहा है उसमें आराम से दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेज़र कोम्स और लेज़र हेलमेट। ये बात एक्चुअली स्टडीज़ में पाया गया है कि इनमें से कुछ चीज़ें बहुत वर्क करती हैं, बट ये बात समझने की है कि आपने कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ किया है। इंडिया में इतने सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इतने सारे ब्रांड्स के कॉपी अवेलेबल हैं। वो बेसिकली रेड छोटी छोटी सीरीज़ वाली लाइट लगा के हेलमेट, लेज़र हेलमेट्स और लो लेवल लेज़र थेरेपी LLT के नाम से सेल कर रहे हैं, और थोड़ा मोड़ा रिज़ल्ट आता है। वो तो आपको बार्टिन लेने से भी या प्लेसिबो थेरेपी से भी आ सकता है। तो आपने कहाँ से परचेज़ किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं वो है डर्मा रोलर, या फिर घर में ही आप इसको मिनॉक्सिडिल के साथ कंबाइन कर सकते हैं। डर्मा रोलर एज सर के लिए सेफ़ रहता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्ने स्कार वाले जो डर्मा रोलर है उसमें ज़्यादा पिंस होते हैं, हेयर वाले में कम पिंस होते हैं। प्रॉब्लम बस एक ही होती है, स्टरलाइजेशन की। अगर आपने घर पे यूज़ कर रहे हैं और प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किया तो आपको सर पे फॉलिकुलाइटिस यानी कि छोटे छोटे पस वाले दाने, बम्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, कुछ इन्फेक्शन वाले केसेस में डर्मा रोलर इज स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यानी कि उसमें डर्मा रोलर यूज़ ही नहीं करना होता। इसलिए हमेशा पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, वो आपको प्रॉपर डर्मा रोलर सजेस्ट कर देंगे। आप वही परचेज़ करिए। कैसे यूज़ करना है, वीक्स में कितने दिन यूज़ करना है, उसको प्रॉपरली स्टरलाइज कैसे करना है, वो ये बता देंगे और आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। डर्मा रोलर क्लिनिक में भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली हम लोग भी यूज़ करते हैं इसको। आप PRP के साथ इजीली कंबाइन कर सकते हैं। अगले जो प्रोसीजर की मैं बात करूँगी वो है PRP, यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। PRP इज़ लाइक अ गोल्ड स्टैंडर्ड दीज इज। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पेशेंट्स को ऑलरेडी पता होता है कि PRP क्या है। अगर आप मिनॉक्सिडिल वगैरह नहीं ले सकते तो PRP से वेरी वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, ऑल तो थोड़े से सब्जेक्टिव होते हैं। PRP में मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर टैब पे छोड़ दूँगी, जाके आप उसको ज़रूर देखिएगा अगर आपको PRP का A to Z समझना है तो। PRP आप तब भी ले सकते हैं जब आप मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना चाहते, आपको एलर्जी या इरिटेशन हो रहा है, आप फिनास्ट्राइड नहीं खा सकते, आपकी शादी होने वाली है। उन पेशेंट्स में भी जिसमें बहुत सिवियर हेयर लॉस है, या आप कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहते, या उनके लिए भी जिनको कुछ नहीं करना है, महीने 1-1.5 महीने में एक बार आना है, एक सिटिंग करानी है और अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम से फ्री रहना है, उनके लिए भी PRP एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कैसे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जो 10-15 ml लेकर 5 मिनट उसको सेंट्रीफ्यूज में करके और उन्होंने ऊपर का प्लाज्मा निकाला और इंजेक्शन दे दिया। आपको उससे रिज़ल्ट नहीं आने वाला है और इसका वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि सही क्लिनिक में PRP कराना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको PRP के रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे। पे भी हर क्लिनिक का PRP बनाने का तरीका अलग होता है और पेशेंट का रिस्पॉन्स करने का भी तरीका अलग होता है। तो आप जो क्लिनिक चुन रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है कि वो सही हो। इसके अलावा मेडिसिन के इंजेक्शन्स भी दिए जाते हैं, स्पेशली एलोपेशिया एरियाटा के केसेस में। इसमें स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जहाँ पे आपको पैच है वहीं पे दिए जाते हैं। प्लीज़, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो गांव वगैरह में अपने आर्म्स पे या अपने हिप्स पे इंजेक्शन लगवा के आते हैं कि एलोपेशिया एरियाटा के लिए वहाँ से हो जाएगा। नहीं, एलोपेशिया एरियाटा का इंजेक्शन बाल की जड़ पे ही लगाया जाता है। अगर आपका बहुत सिवियर है या पूरी बॉडी में या पूरे स्कैल्प पे है तो ही IV लाइन से दिया जाता है, वो भी रजिस्टर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको एलोपेशिया एरियाटा का ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो है सर्जिकल, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आपने मेडिसिन वगैरह ले ली, कुछ काम नहीं कर रहा है या बहुत सिवियर हेयर लॉस है और आप बाल अपने पुरानी लाइफ वापस जाना चाहते हैं, पुरानी आइडेंटिटी वापस पाना चाहते हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है। बेसिकली 2 तरीके से होता है, FUE और FUT।
FUE में एक एक बाल की जड़ आपके पीछे के एरिया से या आपके बियर्ड के एरिया से या चेस्ट के एरिया से ली जाती है और उसको आपके आगे के एरिया में जहाँ पे इम्प्लांट करना है स्लिट बना के एक एक बाल को इम्प्लांटर की मदद से या फॉरसेप की मदद से लगाया जाता है। ये FUE है। अगर आप FUT कराते हैं तो उसमें एक पूरी स्ट्रिप आपके सर की यहाँ से काटी जाती है, आपको निक दिया जाएगा और वहाँ पे सूचर लगाया जाएगा, टाँके लगाए जाएंगे और जो स्किन निकाली गई उसमें से हेयर फॉलिकल्स निकाल कर यहाँ पे लगाए जाते हैं। यूजुअली इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद आपको 6 महीने के लिए कुछ मेडिसिन और लोशंस वगैरह लगाने होते हैं। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट को PRP के साथ कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट्स और भी अच्छे हो जाते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जो 8 रुपये 10 रुपये में इतने चीप रेट्स में हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसे क्लिनिक से बच के रहिएगा। बेसिकली ये क्या होता है, यहाँ पे कोई प्रॉपर डॉक्टर नहीं होता, कोई डेंटिस्ट है या कोई ऐसे प्लेन MBBS है जिसने हेयर ट्रांसप्लांट की क्लिनिक खोल दी, खुद वो बाल नहीं निकालते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है हेयर ट्रांसप्लांट में वो है हेयर एक्सट्रैक्शन, है कि बाल निकाला किसने है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बाल सही तरीके से नहीं निकला है और बाल की जड़ों को इंक्लूड नहीं किया गया है तो आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। ट्रांसप्लांट जब भी कराइए अच्छे से रिनाउंड क्लिनिक में प्रॉपर डॉक्टर के अंडर में ही कराइए और डेफिनेटली क्लिनिक जाके ज़रूर मिलिएगा डॉक्टर से। हेयर ट्रांसप्लांट के पॉजिटिव्स ये हैं कि ये नेचुरल है, इफ़ेक्टिव है, परमानेंट है। आपके बाल जो ट्रांसफ़र होते हैं वो नॉर्मल बालों की तरह वाइट होंगे, आपको उसको कलर करना पड़ेगा। नॉर्मल बालों की तरह वो ग्रो करेंगे, नेचुरल होता है और इसमें वीविंग या विग जैसा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट इज़ ए वेरी वेरी कॉमन थिंग और आजकल बहुत सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर्स वगैरह ने ट्रांसप्लांट कराया ही होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विग्स और वीविंग के बारे में भी हम बात कर ही लेते हैं। विग्स जो होता है बेसिकली हेयर का एक पूरा सेट जैसा होता है, उसको आपको बस अपने सर पे रखना है और आपका काम हो गया। इसमें होता है वो है वीविंग। आपके बाल की क्वालिटी देख के उसी टाइप के बाल की बेसिकली एक विग जैसा प्रिपेयर किया जाता है और आपके सर पे इसको स्टिक कर दिया जाता है। अच्छे क्वालिटी की वीव्स यूजुअली 6 मंथ्स to 10 मंथ्स तक यूज़ हो जाती है। वीविंग से एक ही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सिंथेटिक लुक देता है। आप इजीली बता सकते हैं कि हाँ इन्होंने वीविंग कराई है, ये नेचुरल हेयर नहीं है। वीव्स रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ के एरिया में जहाँ पे वीव लगाया गया है वहाँ पे बेसिकली एक वाइट पैच जैसा डेवलप हो जाता है। अदरवाइज वीविंग और विग्स एक्चुअली गुड ऑप्शन है उनके लिए जिनको ट्रांसप्लांट नहीं कराना या बहुत एडवांस हेयर लॉस है और उसमें कुछ आप कर नहीं सकते या आपके पास पैसे नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ये वीडियो और लोगों से भी शेयर करिएगा जिनको और भी कन्फ्यूजन है हेयर लॉस और हेयर ट्रीटमेंट के बारे में। मैं और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ बनाती रहूँगी। थैंक यू।